नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। और उस मुद्दे की बात यह है कि हर कोई सोचता है कि मेरा ये साल ऐसा रहा, आने वाला साल कैसा रहेगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। उसी को लेकर के हम आपकी जिज्ञासा को देखते हुए हमारे साथ छोटी काशी गुलाबी नगर के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, और वो बताएंगे 2022 से हमने क्या सीखा और 2023 को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ खास रहेगा, किस राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ रह सकता है, क्या सावधानी बरतें, क्या तरक्की मिलेगी देश को, दुनिया को, प्रदेश को। तो तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे और आपका न्यू ईयर कैसे हैप्पी हो सकता है उसकी हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो बातें पहुंचाएं। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनोद शास्त्री साहब हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। हमारे साथ मुकेश भारद्वाज साहब हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। स्वागत है सर आपका। शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, यूं तो अगर हम कहें तो ये बात कही जाती है कि इतने सालों बाद अद्भुत योग बन रहा है। तो कोई ना कोई योग खास घड़ी में बनता है और फिर इतने साल बाद में वो अद्भुत हो जाता है। यहाँ यह है कि अब की बार 1 जनवरी 2023 4 शुभ योगों के साथ में इसका प्रवेश हो रहा है। तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा? वैसे तो हर योग शुभकारी होते हैं, और अब के 4 ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे योग हैं। हमेशा कन्या लग्न में वर्ष प्रवेश होता है, और इस बार भी जो वर्ष का स्वामी है, लग्नेश है, वो बुध और सूर्य एक साथ चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। चतुर्थ स्थान पर जो बैठा हुआ है ये बुध इस वर्ष क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति स्वयं अपनी राशि में है, शनि अपनी राशि में है, और शनि राशि बदलेगा और फिर वो भी अपनी राशि में ही जाएगा, क्योंकि शनि 17 जनवरी को राशि बदलेगा और फिर वो अपनी राशि में ही जाएगा। तो ये सारे संकेत ये देते हैं कि इस वर्ष कुछ अद्भुत घटनाएं होंगी। साथ ही जो जितनी अशांति बनी हुई है उसमें शांति की ओर भी कदम बढ़ेंगे। लेकिन कई सारी चीजें जो वर्ष के आधार पर, वर्ष के स्वामी के आधार पर होती है, कि जैसे संवत का जो प्रारंभ होता है, संवत के प्रारंभ में इस बार राजा बुध है और मंत्री शुक्र है जी। ये दोनों जब मंत्री बुध और राजा शुक्र होता है तो बुध युवा ग्रह है। युवा ग्रह तो ऐसे समय में इस वर्ष युवकों के लिए कुछ विशेष योजनाएं होंगी, रोजगार के कोई नए अवसर होंगे। साथ ही जो शुक्र है वो कई तरह की ऐसे आविष्कार की स्थितियां, नई नई प्रणालियां, नई नई पद्धतियां देगा, जिससे आम जन को राहत मिलेगी। इसी के साथ जो वर्ष का समय का वास है वो धोबी के घर है, वर्षा के भी योग अच्छे बनाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से अभ्युन्नति के योग बनते हैं। ये वर्ष विशेष रहेगा आम जन के लिए। हाँ, कुछ राशियों के लिए जरूर रहेगा, तो हमेशा ही सब राशियों के लिए कोई हमेशा अच्छा नहीं रहता है, उस पर जब भी आप चर्चा करेंगे। लेकिन खास तौर से ये वर्ष आम लोगों के लिए प्राकृतिक दृष्टि से कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वर्ष बिल्कुल। जी मुकेश जी के पास में जाना चाहूंगा। देखिए, नए साल के लिए प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि बहुत शुभ और अच्छे संकेत हैं। बहुत अच्छी बात है, यही सब कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, इन दिनों हम सब लोग देख रहे हैं कि या तो कोई चिकित्सकों से सलाह ले रहा है या फिर क्या कुछ होगा। एक चिंता में दुनिया डूबी हुई है कि कोरोना में जिस तरह को लेकर के चीन में अपनी जद बढ़ा रहा है, कारण कई एक साइंटिफिक रीजन भी बताया उसका कि वो कोविड फ्री टॉलरेंस पे रहे हैं और उन्होंने लॉकडाउन में ही रखा। तो इस कारण से जो हर्ड इम्यूनिटी हम लोग 2021 में देख चुके हैं वो अब देख रहे हैं, राइट। लेकिन ज्योतिष की नजर से हम देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया की तरक्की और भलाई के लिए भी सोचता है। हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया में विश्व समुदाय ही एकदम निरोगी रहे। तो कोविड की चिंता सबके सामने आ रही है, उसको लेके क्या कहता है नया साल? देखिए, जब हम पिछली बार बात कर रहे थे इस पर, तो हमारे कई विद्वानों से मैं असहमत था कि ये कोविड पूरी तरह से चला गया है, जबकि दावे ऐसे थे। आप उस समय
इसको बिल्कुल। संभाल रहे थे और हम चर्चा कर रहे थे पिछले वर्ष की ये बिल्कुल गया और अब तो कभी नहीं आएगा ऐसा कुछ, जबकि हुआ ये कि हम देख रहे हैं कि लगातार, और आप देखेंगे कि न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 में भी कोविड को आप बड़े कोविड या उस तरह की किसी भी आपदा को जो बहुत बड़े जन समुदाय को कहीं ना कहीं प्रभावित करे, वो हमारे सामने खड़ी है। हम ज्योतिष के माध्यम से इसको पूरी अच्छी तरह से विजुलाइज कर पा रहे हैं। ये किस तरह की होगी ये हमें समझना है। हमारे जो आकलन है वो तो गणितीय और काल्पनिक तौर पर एक उन दोनों का मिलान ज्योतिष कह सकते हैं। गणित की दक्षता और बौद्धिक दक्षता को अगर मिला दें तो फिर कहीं जाकर के एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ है 2024 में 2023 अंत और 2024 के अंदर कुछ ऐसी घटनाओं को होते हुए हम देख रहे हैं जो हमने इससे पहले नहीं देखी थी। 2023 की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के पूरे विश्व की बात करें तो हम चिंतित हैं। यहाँ ये केवल कोविड नहीं है, ये कुछ और भी है जो बाहर निकल करके आना है। ये लगभग आप मान के चले अप्रैल तक बाहर आ जाएगा और भारत के अंदर भी इसके चिंतित होना स्वाभाविक है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो हम एक ऐसी युवा क्रांति होते हुए इस देश के अंदर, पिछली बार जब हम बात करें तो मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि एक ऐसी सुखबुगाहट इस देश के अंदर देख रही है जो कहीं ना कहीं किसी आंदोलन में ना बदल जाए। वो आंदोलन में ना बदली सही, लेकिन एक पदयात्रा के रूप में आप देश के अंदर इसको देख रहे हैं। और 2023 अंत आते आते लगभग जो अप्रैल के बाद 22-25 अप्रैल के बाद आप इसको देखेंगे किसी ऐसे मोमेंट में बदल जाएगी जो बहुत सारे लोगों की जो असली तस्वीर है वो लोगों के सामने आ सकती है। वो किसी भी रूप में, किन्हीं भी लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान जो प्रतिष्ठा है उसको कहीं ना कहीं ठेस लगती हुई 2023 में अप्रैल के बाद में आप देख सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें तो थोड़ी सी एक आपको एक चिंतित करने वाली है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देश के संदर्भ में आपको विपिन जी कहना चाहूंगा अपने जन टीवी के दर्शकों को कि हमने जब भारत देश आजाद हुआ तो हमने ऐसी परिस्थितियों में इस देश को आजाद करने की कुंडली तय करी हमारे विद्वानों ने कि उसी से एक दिन पहले हमारा पड़ोसी देश आजाद हुआ, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री आज तक 5 वर्ष पूरे नहीं कर सका। आप हैरान कर देने वाली आपको ये जानकारी आप सोच सकते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री 5 वर्ष पूरे नहीं कर सका अभी तक हमारा पड़ोसी देश के अंदर। और हमारे लगभग हर प्रधानमंत्री ने कुछ अगर थोड़ा सा टाइम छोड़ दें तो एक स्थित लोकतंत्र हमारे यहां पर है। तो जनमानस के अंदर अभी जो शनि है, जनमानस का ग्रह है, वो लगातार हम देख रहे हैं कि मकर राशि में था, अब कुंभ राशि के अंदर आ रहा है, अब उसी की राशि है। तो यहां कुंभ राशि में जब भी मकर और कुंभ के अंदर, मतलब मकर से कुंभ में जब आते हैं तो कुंभ राशि के अंदर जब भी ये आए हैं तो जन आंदोलनों को बढ़ाने वाला रहा है। लोग सड़क पर निकले हैं, मकर में भी निकले थे, लेकिन रोग के कारण हजार लोग हमने पैदल चलते हुए देखे, हजारों लोगों को हमने पीड़ा में देखा। लेकिन इस बार कुछ अलग, कुछ विशेष, कुछ बिल्कुल ऐसी चीज हो रही है जिसकी हमने अभी परिकल्पना नहीं की है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो ज्योतिष गणना के हिसाब से, देखिए ज्योतिष को भी हम बात करें तो एक साइंटिफिक मेथड है ये भी। उसके तरह जैसे कहा जाता है कि अंक गणित के आधार पे ही सारी चीजें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो एक अंधविश्वास है, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। आप देखिए गणना के आधार पे चलता है, जो गणना के आधार पे करते हैं बहुत सारी चीजें सटीक जाती हैं, और जो तुक्के की बात करते हैं और जो आप सुनना चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छा अब की बार है, पंडित जी सही कहें, मेरी बात तो अब कही है इन्होंने, वो चाहे हो नहीं हो, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं प्रोफेसर साहब के पास में जाना चाहूंगा एक बार। तो 4 ग्रहण हो रहे हैं अब की बार, 2 चंद्र ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण जी। तो ग्रहण ज्यादा होना कम होना इससे किसी साल पे फर्क पड़ता है? वैसे तो देखिए जो खगोलीय गणित के आधार पर तो 4 ग्रहण प्राय हर वर्ष होते हैं पृथ्वी में कहीं न कहीं जी। भारत में कई बार 2 दिखाई देते हैं, कई बार 3 दिखाई देते हैं, कई बार 4 दिखाई देने लग जाते हैं। लेकिन इस बार भारत में एक ग्रह दिखाई देगा, एक उप छाया ग्रह दिखाई देगा कि जिसमें ग्रहण नहीं होगा, लेकिन ग्रहण किसी छाया साइड से निकल जाएगी, तो उसमें कोई सूतक आदि नहीं लगता है। तो अगर देखा जाए तो इस वर्ष एक ही ग्रहण खास तौर से रहेगा, चंद्र ग्रहण, खंडग्रास चंद्र ग्रहण, और वो खंडग्रास चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 23 को आएगा।
ये ग्रहण जब एक ही चंद्र ग्रहण आता है तो ग्रहण की जो स्थिति है, जैसे फलादेश जब वर्ष का देते हैं तो उसमें ग्रहण की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये ग्रहण की भूमिका भारत में, एशिया के देशों में और जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कुछ अफ्रीकन देशों में, इनमें ये ग्रहण होगा, अन्य देशों में नहीं होगा। तो पर यहाँ भारत के लिए जो ये ग्रहण हो रहा है, ये ग्रहण भी अशुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि ग्रहण जो ये बना आएगा, ये ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट का हो रहा है और इसमें भी राशिगत ग्रहों का संबंध, जो त्रिकोणात्मक संबंध, केंद्रात्मक संबंध श्रेष्ठ हैं, इसलिए यहाँ भी ये ग्रहण भी भारत के लिए कोई अशुभ नहीं है। और 4 में से 3 ग्रहण अन्य देशों में हो रहे हैं, इसलिए विश्व के अन्य देशों में, खास तौर से पश्चिमी देशों में जो ग्रहण हो रहे हैं वो अच्छे संकेत नहीं है। वहाँ उनको रोग की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। और जब मानसिक दृष्टि से परेशानी होती है तो ये मन ही शरीर का कारण होता है कि जब मानसिक दृष्टि से कोई परेशानी आ जाती है तो फिर व्यक्ति न तो धन से सही रह पाता है, न परिवार से रह पाता है, और वो राष्ट्रीय जो चिंतन है, राष्ट्रीय निर्णय है, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। पर ऐसी स्थिति में भारतवासी और भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पूरे विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि भारत की दृष्टि से ये जो मूल है, आधार है, वो श्रेष्ठ है, वो ग्रहण की दृष्टि से भी, ग्रहों की दृष्टि से भी। क्योंकि अप्रैल में बृहस्पति का बदलाव आ रहा है, अभी जनवरी में शनि बदल रहा है, अपनी राशि से अपनी राशि में जा रहा है। तो यहाँ के जो भारतीय मूल के लोगों के द्वारा विशेष आविष्कार, विशेष योगदान दुनिया को होगा, इससे भारत का वर्चस्व अभी दुनिया में बढ़ेगा। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, उसी के लिए सब कुछ होते हैं। और ये मानना भी चाहिए, अगर आप सही रहेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, ये भी कहा जाता है कि अगर आपके पास में स्वास्थ्य सही है तो उसके बाद में सब कुछ आपके पास में। और अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो ऐसा पैसा, आपकी तरक्की कोई मायने नहीं रखती है उससे। रोज आप देख रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो आपने जो बात बताई, चल मैं हेल्थ को लेकर के पुरुषोत्तम जी पहले भारद्वाज साहब इस बात को लेकर के कह चुके मुकेश जी कि थोड़ा सा अप्रैल का जो टाइम है वो रहेगा। देखिए, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा मुकेश जी कि 2023 पॉलिटिकल दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 में देश के आम चुनाव होंगे, उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। तो इस पे कहीं कुछ हमारा ज्योतिष गणना कुछ कहती है कि पॉलिटिकल उथल पुथल जो है उस पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, इसका बहुत कहना चाहिए कि एक ऐसे दौर के अंदर इस समय भारत की राजनीति है, जो बदलाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थिरता के लिए जो ग्रह जिम्मेवार हैं, वो दोनों ग्रह इस साल परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। और राशि परिवर्तित करके शनि तो अपनी ही राशि, स्वराशि में ही आ रहे हैं, यानी कांग्रेस को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तित करके राहु के साथ संयोग कर रहे हैं। राहु के साथ संयोग करने का यहाँ अर्थ यह है कि अगर सत्ता के वो करीब जहां जहां भी पहुंचेंगे, वहां उनके बीच गुटबाजियां बहुत ऊंचे दर्जे की होंगी, और उनको आपसी जो जीत उनकी आ भी गई है तो उसको संभाल के रखना एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि एक जिम्मेदारी भरा काम होगा। बड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी कि सबको एकजुट रख करके और अपनी जीत को वो सत्ता में परिवर्तित कर पाए। तो ये यहाँ पर 2023 इस बात के लिए उनको बड़ा सचेत करता हुआ, यानी कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहा है जहां पर अगर ये एक अपने आप को एकजुट नहीं रख पाए तो अपनी जीत को भी हो सकता है कि सत्ता में परिवर्तित करने में इनको दिक्कत है। तो यहाँ ये तो एक तरह से कहें कि सत्ता की बात है। लेकिन जो मैं पिछली बात में कह रहा था कि एक कहीं ना कहीं जन आंदोलन की बात हो रही है, एक जमीन से जुड़ी हुई किसी आंदोलन की बात हो रही है। किसी, जैसे हमने देखा कि किसान आंदोलन हुआ एक बीच के अंदर, हमने देखा कि जो स्वास्थ्य को लेकर के कई मुद्दों पर अभी जो है एकता के लिए एक यात्रा हो रही है। तो ऐसे ही कई तरह के आंदोलन, आयोजन इस 2023 में आपको देखने को मिलेंगे, और नई सच्चाइयां लोगों के बीच में आएंगी। तो सत्ता के आपको लगेगा कि जो चेहरे हम जिन पे बड़ा भरोसा करते थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं, चाहे वो न्याय तंत्र, क्योंकि शनि जो है वो न्याय का भी ग्रह है, और बृहस्पति और शनि बिल्कुल आसपास होने के कारण एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कुछ ऐसे तथ्य, ऐसी चीजें, ऐसे निर्णय हमारे सामने लेके आएगी जिसके कारण कई चीजें
हम राजनीति के अंदर बदलाव के तौर पर देखेंगे? बिल्कुल, क्योंकि बदलाव सृष्टि का नियम है और बदलाव से 2023 भी नहीं बच सकता। हर बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई नया बदलाव और नई चीजें होती हैं। मैं एक बात और जानना चाहूंगा भारद्वाज साहब आपसे कि क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है लोगों के सामने रोजगार, महंगाई, और महंगाई हमारी डिपेंड करती है वर्षा ऋतु पर। अगर बरसात अच्छी है तो, क्योंकि आज भी हमारी जीडीपी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की है, तो बारिश और रोजगार इसको लेकर के अगर हम बात करें। देखिए, यही जो आंदोलन है वो मैं कहना नहीं चाहता था स्पष्ट रूप से, लेकिन वो जो आंदोलन है वो होने वाला रोजगार के लिए ही है। मुख्य बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी आंदोलन की जब बात करते हैं टीवी चैनल पर, तो आप उन लोगों को प्रोवोक करते हैं कि भाई आप इस आंदोलन, लेकिन ये आंदोलन होने वाला कहीं इसी की क्योंकि एक बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती बेरोजगारी के अंदर शनि का जो एक स्वरूप है आपको दिखेगा, वो उसको उभारने में एक अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन जहां तक वर्षा का सवाल है, वर्षा राहु के साथ बृहस्पति का होना, कहीं पर अधिक वर्षा और कहीं पर कम वर्षा, मतलब वर्षा तो अधिक होगी लेकिन वो कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा होकर के वो परसेंटेज वाइज तो आप देखेंगे कि वर्षा 2023 में बहुत अच्छी हुई, लेकिन आप उसको अगर एक स्थिति जन्य देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह से संतुलित नहीं है। तो संतुलित रहित वर्षा के योग यहाँ बन रहे हैं, तो कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं पर बहुत कम। ये दो स्थितियों को आर्थिक तौर पर अगर इन दोनों को हम मिला दें कि हमें रोजगार और वर्षा को हम मिला देते हैं, तो टोटलिटी के अंदर अगर देखें तो देश 2023 में उन्नति कर रहा है। 2023 सारे दुनिया में, हम जब पिछली बार बात कर रहे थे मंदी की, लोग बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि नहीं भाई देश के अंदर ऐसा स्थिति नहीं है। 7 का अंक, क्योंकि अंक ज्योतिष के आधार पर भारत को सपोर्ट कर रहा है, आर्थिक उन्नति रहेगी, हमारे जो युवा हैं वो अधिक धन कमाएंगे, विदेश में भी कमाएंगे, देश में भी कमाएंगे, और इस तरह से देश में पॉलिसी शायद एक ऐसी परिवर्तन आए जो हम कहते हैं इनकम टैक्स वगैरह, इसके अंदर कुछ हो सकता है राज्य कुछ ऐसे परिवर्तन लाए जिससे जनमानस के अंदर थोड़ी सी खुशी की भावना हो और उससे आगे की चीजें सरल होती चली। क्योंकि बिगनिंग उसी से है। बजट जब 17 आएगा तो लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं इससे, और ये आप सही कह रहे हैं। मैं प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, रोजगार, महंगाई, वर्षा ऋतु, इन पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। आज भी हमारी जीडीपी का जो बड़ा हिस्सा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे टिका हुआ है, हमारी जो सर्विस सेक्टर्स हैं उन पे टिका हुआ है, और रोजगार न केवल भारत, दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोविड से हम बाहर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब कुछ चांस या कुछ अवसर ऐसे खुलेंगे जिसकी वजह से कह सके हैं कि एक बड़ी जो समस्या है दुनिया के सामने वो कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अभी ये हमारे जो वर्ष देखने की एक पद्धति है, उसमें 2 तरह की फसलें, वैसे तो आजकल 3 फसल होती है, पर 2 फसल, एक तो पूर्व फसल और एक पश्चात फसल, रबी की और खरीफ की। तो खरीफ की फसल जो है वो पूर्व फसल कहलाती है। तो पूर्व फसल का अधिपति तो सूर्य है, और जो पश्चात है बाद की फसल है उसका अधिपति शनि है। तो जब सूर्य अधिपति होता है तो वो ग्रीष्म उष्णता ज्यादा देता है, और उष्णता ज्यादा देता है तो वर्षा की स्थितियां अच्छी बनाता है। तो कहीं कहीं अतिवृष्टि के कारण से और कहीं कहीं ज्यादा सूखा होने के कारण से कुछ हानि होगी, लेकिन ये फसल की दृष्टि से, जो पहली फसल है उसकी दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। दूसरा जो आता है शनि, ये शनि जो रवि की फसल होती है, जब रवि की फसल का स्वामी होता है तो ये प्रजा में भय पैदा करता है, कुछ अराजक तत्वों का, खासतौर से शहरी क्षेत्र में अपराधों को बढ़ाता है। राजनेताओं में और जो सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं उनमें एक भय और अनिश्चय का सा माहौल बनाता है, जिसके कारण से प्रजा में जो कार्य क्षेत्र में, उद्योग में और व्यवसाय में जो एक पूरे मनोयोग के साथ लगना चाहिए उसमें हल्के से व्यवधान देता है। लेकिन फिर भी जब सूर्य और शनि दोनों पूर्व और पश्चिम फसल के स्वामी होते हैं, ये दोनों पिता पुत्र तो हैं लेकिन दोनों में शत्रुता है। ऐसी स्थिति में दोनों फसलों के बीच में कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो कूर्म चक्र के आधार पर पूरी पृथ्वी कई नक्षत्रों में और राशियों में बटी हुई है, तो अलग अलग क्षेत्रों में, पर भारत के लिए खास तौर से ये दोनों फसलें शनि का और सूर्य का जो
भाव है वो भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा और विशेष रूप से राजस्थान के लिए ठीक रहेगा। जल के प्रवाह की स्थितियां कुछ बन सकती हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ जो उत्तर धान्येश है वहां पर और अन्य जो वास है, समय का वास है, वो थोड़ा सा के हमें इस तरह का एक सावधानी की जरूरत है और जल संचयन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की नई योजनाएं आएंगी, जिसके कारण से बहुत बड़ी एक नई आशा जागृत होगी। जहां तक रोजगार का सवाल है, ये सही है कि रोजगार और युवा में आक्रोश होगा, क्योंकि जब राजा बनता है बुध और मंत्री शुक्र बना हुआ है, तो राजा ही, बुध तो युवा ग्रह है और युवा जब राजा है उसी के हाथ में सत्ता होगी, तो ज्यादातर देशों में युवकों को विशेष रूप से आगे आकर एक विशेष आंदोलन कहो और वो उनको सत्ता में विशेष भागीदारी की भूमिका ये बुध करवाता है। लेकिन रोजगार के अवसर भी देता है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में चाबी रहेगी और उन्हीं के हाथों से रोजगार की स्थितियां बनेगी। इसलिए जो राजनीतिक समीकरण है वो विशेष रूप से होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ये जो राजा और प्रजा की जो स्थिति बनी हुई है, राजा और मंत्री की स्थिति बनी हुई है और अन्य जो दुर्गेश की स्थिति बनी हुई है वो बृहस्पति है, तो ऐसी स्थिति में जो विश्व में एक बहुत बड़ी अनिश्चय का सा माहौल बना हुआ है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं शांति की सीख भी, जैसे दूध उफनते हुए में पानी के छींटे लगते हैं, वो एकदम बैठता है, इस तरह से भी उसमें कहीं शांति से होकर के बैठने की भी स्थितियां बनेगी। हालांकि एकदम शांति नहीं होगी, लेकिन बहुत कुछ शांति की सी संभावनाएं बनेगी जब शनि चेंज होगा 17 जनवरी के बाद में, उसके बाद और खास तौर से जब अप्रैल में बृहस्पति चेंज होगा, उस बृहस्पति जब मेष राशि में आएगा तो उस समय ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और विश्व में शांति की सी स्थितियां करने की कोशिश करेगा। लेकिन अन्य ग्रह स्थितियां ऐसी नहीं बन रही है कि पूर्ण शांति हो जाए। जी, तो बिल्कुल आप दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि अप्रैल बड़ा महत्वपूर्ण रह सकता है। जो लोग हमारे हुक्मरान हैं, यानी कि सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, उन्हें कुछ अपनी योजनाएं यूथ बेस्ड या कहें कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी जिनकी वजह से ये काम हो सके। चलिए, मैं एक बड़ी मुझे जो चिंता है वो ये है कि, और सभी की होती है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं या हमारा सीमावर्ती जो एरिया है, चाइना के साथ में, हमारे पाकिस्तान के साथ में हमारी जो स्थितियां हैं, तो ये कुछ होती हैं ज्योतिष में कि हाँ सीमाओं की स्थिति क्या रहेगी। और चाइना को लेकर के, जैसे कोविड के हमने सबसे पहले सवाल भी किया था, और कुछ प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या कोई प्राकृतिक घटनाओं का प्रकोप रहेगा, और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां की, हम शांति बहाली की बात हमेशा करता है भारत, उसकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भारत की कुंडली में चंद्रमा जो है वो स्वराशिस्त है, जैसे भगवान राम की कुंडली में, कि विनम्रता, सौहार्द, स्नेह, ये हमारा प्राकृतिक गुण है इस देश का। लेकिन राम की तरह जब हम पर कोई भी हमला होता है तो हम इतना जबरदस्त प्रत्युत्तर देते हैं कि सामने वाले को नेस्त नाबूद करके पूरी तरह से उसको समाप्त करने का मादा भी हम रखते हैं। तो वही स्थिति इस साल की कुंडली के अंदर है। एक तरह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसके ऊपर दो तरफा आक्रमण होने की पूरी संभावना इस वर्ष के अंदर छिपी है। मैं इसको इसलिए नहीं कहना चाहता था कि आपका सवाल नहीं था तो मैंने उसको छोड़ दिया था कि ये इस पर अनायास जाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया है तो निश्चय ही इस वर्ष के अंदर हम देखेंगे कि जब ऐसी स्थिति, अप्रैल के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी मई जून के अंदर, जहां पर ये एकदम से एक आक्रामककारी स्थिति बनेगी। पूरे विश्व की हालात और पूरे विश्व का जो राजनीतिक उस समय की जो स्थितियां होंगी, वो उसको कितना बड़ा कितना छोटा, 2 दिन 5 दिन का या 20 दिन का युद्ध होगा, कैसा होगा, एक खाली झड़प होकर रह जाएगी, ये सब तो उस समय की विश्व स्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन ये घट रहा है मई के अंदर, अप्रैल से मई के बीच के अंदर, तो बहुत ही एक संभल के चलने की स्थिति है। बहुत ही इसकी तैयारी भारत को तो पहले से ही इसका, जैसे कोई हमारे देश के जो मूर्धन्य लोग हैं उनको पता है, और वो इतनी जबरदस्त 2 साल से तैयारी कर रहे हैं इसकी, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और उन तैयारियों को देखते हुए सामने वाले जो देश हैं वो इस पर अगर पीछे हट जाएं या
एक बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ ये हो, लेकिन हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा घट रहा है जो जिसकी अभी किसी ने भी कल्पना नहीं की है। ताकत का एहसास जब सामने होता है तो शांति बहाली भी रहती है, क्योंकि भारत खुद आगे बढ़ करके किसी को अशांत करने की कोशिश कभी नहीं करता। मैं एक प्राकृतिक घटनाओं की बात जरूर करना चाहूंगा। जी, प्राकृतिक घटनाओं के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3 तरह से हम प्राकृतिक घटनाओं को देख रहे हैं। एक तो रोग की बात हम कर रहे हैं, वो तो सामने ही खड़ा है अप्रैल के बाद हमारे, तो यहाँ तो वो किस रूप में कितना बड़ा कितना छोटा होगा वो उस समय की स्थितियों और उस पर निर्भर करेगा, ये तो एक बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे हम जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो अप्रैल से अक्टूबर नवंबर के बीच ये 3 तरह से, एक तो अतिवृष्टि के माध्यम से, टेम्परेचर जो पृथ्वी का जो ऊपर नीचे हो रहा है इसके माध्यम से, जहां तक आप बात करें किसी भूकंप या किसी दुर्घटना की, इससे मैं अभी बहुत सहमत नहीं है कि बहुत बड़े भूकंपीय भूगर्भीय परिवर्तन को हम यहाँ अभी नहीं देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि भारत के ऊपर कोई इसका बहुत बड़ा कोई भूगर्भीय घटनाक्रम लगभग मुझे नहीं दिख रहा है। तो छोटे मोटे के तौर पर कहीं हम देखते हैं तो अगस्त का एक महीना हो सकता है जहां पर हमने इसको आकलन करने की कोशिश की, आने से पहले समय कम था इसलिए इसका पूरा आकलन नहीं। अगस्त तक एक छोटा सा कुछ घटनाक्रम पहाड़ी इलाकों में हो जाए तो अलग बात है, बाकी कोई बहुत बड़ी घटना हम होते हुए नहीं देख रहे। बिल्कुल, ये एक बड़ी सुखद बात है कि हर कोई चिंतित होता है कि कहीं कोई प्राकृतिक घटनाएं क्यों झकझोर देती हैं, कोई भी घटना और घटनाक्रम होता है। मैं सर आपसे डॉक्टर साहब आना चाहूंगा, राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के मैं एक छोटा सा सवाल होगा मेरा आपसे कि राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता इसका कोई दौर रहेगा 2023 में? 2023 में वैसे जो समय का वास है, क्योंकि राजा बुध है इसलिए समय का वास, समय का जो वाहन है वो गीदड़ है। और जब गीदड़ जब वाहन होता है तो बहुत सारी, जैसे गीदड़ भभकी कहते हैं ना, इस तरह की सी स्थितियां पैदा कराता है कि कुछ लोग हर दल में ही इस तरह के लोग पैदा होंगे जो गीदड़ भभकी देने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, विघटन का डर पैदा करेंगे, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और वो एक अलग किनारे पर बैठ जाएंगे। इसलिए राजनीतिक समीकरण बहुत विशेष रहेंगे और सुदृढ़ता के साथ में ही सारे दल की कोई आधे अधूरी स्थितियां नहीं होंगी, क्लियर कट स्थितियां बनेंगी और बहुत मजबूती से सत्ता तंत्र जो दल विशेष रूप से आएंगे उनको पूर्ण सामर्थ्य के साथ में वो शासन कर पाएंगे। बिल्कुल, यही। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, हाँ भारद्वाज साहब कुछ कहना मैं यहाँ पर इस बात से डिफर एक बात कर रहा हूँ कि बीजेपी जो अपने सारे जो राज्यों का अभी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में ये मान के चल रही है कि वो जीत रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल एक बराबरी की मुकाबले के अंदर है, पहली बात। और दूसरी बात, बीजेपी के अंदर जो उनके जो राजनेता है उनके बीच स्प्लिट होने की, यानी कि टूट की संभावनाओं को भी अभी इस कुंडली के माध्यम से मना नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता वो किसी भी देश और प्रदेश के विकास पे टिकी होती हैं, क्योंकि जब देखा जाता है कि ढुलमुल रवैया है तो विकास नहीं हो सकता। मजबूत सरकार होनी चाहिए, मजबूत जनादेश मिले तभी संभव है। और दोनों हमारे जाने माने जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अस्थिरता का जो दौर होगा उसकी संभावना कम है, जिसको भी मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा, लेकिन ढुलमुल रवैया नेताओं का जरूर रहेगा। वो अभी मुकेश भारद्वाज साहब ने जो बताया है वो ये रहेगा। लेकिन चुनाव परिणाम की जो बात होगी, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी या नेता का नाम लेकर के मैं जिक्र नहीं करना चाहता, ये बहुत बड़ी एक वो रहेगी, समय पर जब भी कभी होगी तो हम जरूर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हमने बताया था कि हम केवल देश की कुंडली समय के साथ राजनीतिक दलों की बस वहीं तक सीमित रहेंगे। जो आप लोग जानना चाहते हैं कि राजस्थान में क्या रहेगा, क्या कुछ सीएम बदलेगा, वो तमाम पहलुओं को हम टच नहीं कर रहे हैं। तो चले, माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा हमारी विशेष पेशकश को यहीं पे। और आप सभी को नया साल बहुत बहुत शुभ हो, आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाएं। और कुछ जिज्ञासाएं जो हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति की, वो हमने पूरी तरह से आप तक शांत करने की कोशिश की है उन उत्तरों के माध्यम से हमारे ज्योतिषाचार्यों ने दिए। तो चले, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।